सो दिस इज इंड एस टू इन्वेंट्री। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। इन्वेंट्री में सबसे पहले फिनिश गुड जो हेल्ड फॉर सेल है, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस है जिनको फिनिश गुड में बदलना है, ये और हमारे पास मटेरियल एंड सप्लाईज जिनसे वो फिनिश गुड्स वो बनेंगे, ठीक है। और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज ऑल्सो कवर्ड बाय दिस इंड एस। ओके, अब वैल्यूएशन कैसे करना है। जो हमारे फिनिश गुड्स हैं और WIP है वो दोनों का वैल्यूएशन होगा NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, और ये आइटम टू आइटम बेसिस होगा, ना कि अगर एक पे हमने लगाया सब पे ये लगाना, नहीं, आइटम बाय आइटम बेसिस ये चेक करेंगे हम किसका NRV और किसकी कॉस्ट, सबकी कॉस्ट, ठीक है। अब मटेरियल सप्लाईज को किस पे हमें वैल्यूएशन करना है, वो हमेशा वैल्यू होंगी कॉस्ट पे, पर अगर जिन जो फिनिश गुड्स हैं जो उनसे बनने हैं वो NRV पे हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम रिप्लेसमेंट प्राइस पे दिखा सकते हैं अगर रिप्लेसमेंट प्राइस कॉस्ट से कम हो तो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट टेक्निक्स। किस टेक्निक से हम फिनिश गुड्स की कॉस्ट को और WIP के गुड्स के कॉस्ट को हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिटेल प्राइस एंड लास्ट एंड द सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक्चुअल प्राइस मेथड, एक्चुअल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे पास कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है और वो कॉस्ट निकालता है, और जब वेरिएंस हमें इसका इस्तेमाल कब करना है, जब हमारे पास कॉस्ट डिपार्टमेंट है और जो एक्चुअल में वेरिएंस है वो वेरिएंस बहुत कम आ रहा है, और तो और हमारे प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा है रिटेल प्राइस टेक्निक। रिटेल प्राइस टेक्निक क्या है, इसमें हमारा तब यूज़ करना है इस मेथड को जब हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो, हमारे पास मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है, मार्जिन रेशियो है वो कांस्टेंट है सब पे, और जो सेल प्राइस है उस पर हम मार्जिन को एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। अगर ऐसा केस है तो हम रिटेल प्राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाउ अगर दोनों में से कोई मेथड काम नहीं आ रहा आपके, तो आप तीसरा मेथड फिर लगाएंगे, आप एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड में आप क्या करोगे कि आप कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करोगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरा अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट में आप मटेरियल कॉस्ट लोगे और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे मटेरियल कॉस्ट कैसे है क्या है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरा है जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, हम बता सकते हैं कि ये इन्वेंट्री इसमें लगी है, ये इन्वेंट्री इसमें लगी है, इन्वेंट्री इसमें लगी है, ये रॉ मटेरियल इसमें लगा है, ये रॉ मटेरियल इसमें लगा है, तो हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से करो। वरना अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड का, और अगर जनरल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब जगह जितने भी लोकेशंस हैं एंटिटी की उन सब पे जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड ही फॉलो करना होगा। ओके, अब जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड होते कौन कौन से हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ओके ओके, और कब इस्तेमाल करना है जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड को, जब वो गुड्स जो भी है रॉ मटेरियल वो इंटरचेंजेबली यूज हो सके, ठीक है। दूसरा हमारा कंपोनेंट था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हमारा क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हमारा आता है डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर निकालना आसान है, जितना भी लगा है डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना भी वेरिएबल आसान है, जितना हुआ है डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब हमारा फिक्स में क्या है, फिक्स में यूनिट प्रोड्यूस तो आता है, पर वो आता है या तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या फिर एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको लेंगे। नंबर ऑफ यूनिट जो हमने सोची थी बजटेड एंड जो एक्चुअल हुई हैं उनका, दोनों में जो हायर होगा उसको लेंगे, ठीक है। जो भी अनएब्सॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स होंगे वो PL में जाएंगे। हाँ, मटेरियल की हमने ये तो देख लिया था मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पर मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, मटेरियल में क्या क्या लेना है, तो मटेरियल में आप लो जो उसका परचेज प्राइस है, पर उसमें ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को छोड़ दो। उसके बाद आप टैक्सेस को प्लस करो जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, और आप अदर कॉस्ट को इनकर करिए जो आपने उसको प्लस कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसमें भी सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग का खर्चा आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट था हमारा अदर कॉस्ट। तो अदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट जो कि हमें लगी है उसको फैक्ट्री से गोडाउन तक लाने में माल को, उतनी जितनी भी कॉस्ट लगी उसके दौरान वो सारी की सारी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और कौन कौन सी वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती जनरल ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, एबनॉर्मल लॉस, ये फाइनेंस कॉस्ट, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अगला कौन सा हमारा मीनिंग ऑफ NRV। अब मीनिंग ऑफ NRV क्या है, मीनिंग ऑफ NRV है कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है माइनस सेल्स एक्सपेंसेस।
जो भी आपके होने हैं। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये, अब हाँ सेलिंग प्राइस ये भी नहीं है कि उसी दिन का चाहिए, ये एंटिटी बताएगी कि किस दिन का सेलिंग प्राइस, कब वो बेचने वाले हैं, उस समय सेलिंग प्राइस का क्या एस्टिमेट है, ठीक है। और आफ्टर डिडक्टिंग रिबेट और डिस्काउंट जो हम देने वाले हैं उसमें डिस्काउंट कर लेना। कॉस्ट इनकट, और अगर WIP है तो उसमें से वो भी मैनेज करना पड़ेगा, इतना भी कॉस्ट लगना है उसमें मैन्युफैक्चर करने में, वो भी मैनेज करना है। और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट्स ऑल। और NRV कैन बी डिफरेंट। मान लो अगर 100 यूनिट्स हैं तो उनमें से 50 का NRV अगर हमने कहीं काउंटर कर रखा है तो उन 50 का NRV अलग होगा, और जो बाकी 50 है उनका NRV अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या है, अब आया हमारा इंडेस 10। इंडेस 10 क्या बोलता है? इंडेस 10 बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई इफ सच इवेंट इज, मतलब कि एडजस्टिंग कोई इवेंट पता लगा है हमें बैलेंस शीट डेट के बाद, तो उसको एडजस्ट करना है, जो कि हो चुका था बैलेंस शीट डेट पे ही, ठीक है। वेन एवर डिक्लाइन इन इन्वेंट्री रिकॉर्डेड कैन बी रिवर्स। अगर डिक्लाइन आपने रिकॉर्ड किया तो आप उसको दोबारा रिवर्स भी कर सकते हो, पर अप टू कॉस्ट, उससे ऊपर नहीं। इफ स्टॉक इज परचेज ऑन डेफर्ड क्रेडिट, तो आपको जो नॉर्मल परचेज प्राइस रख सकते हो, आप फाइनेंस कॉस्ट को हटा के रखोगे। कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉइंट प्रोडक्ट, अब जो जॉइंट प्रोडक्ट पे कॉस्ट आपने करी है उसको सेग्रीगेट करने का जो ऑप्शन है वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो, आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जाओ और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो उनकी सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में आप उन्हें डिवाइड कर दो, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट को। अब एक चीज और, वो है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट मेथड में। हमने एक्चुअल कॉस्ट मेथड में देख लिया है मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी देख लिया हमने देख लिया अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी देख लिया हमने, पर इसमें से माइनस करना होगा जो भी स्क्रैप प्रोडक्शन, हम स्क्रैप से पैसे मिल रहे हैं, और हमें इसमें से माइनस करना होगा बाय प्रोडक्ट को ही माइनस करना होगा, बाय प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग रही होगी तो उसको हटा देंगे। मान लो अगर हमारा एक बाय प्रोडक्ट बना है, उसकी सेल्स वैल्यू 30,000 दे रखी है, और उसमें कह रखा है कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट है, और उसमें 10,000 रुपये हमने और इनकट करे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस नहीं करेंगे प्रॉफिट को, जितना भी होगा 20,000 उसको माइनस कर देंगे टोटल में से। प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं करना है, पर हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट में एलिमिनेट करके यहाँ पर करना है। दैट्स ऑल अबाउट इन्वेंट्री। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। So